वो आदमी अपनी कार में लगे छोटे से स्क्रीन पर इस शख्स पर नजर रखने लगा। वही पंछी ने जब देखा सभी पार्टी में बिजी है तो पंछी अपने शौर्य का सगाई किसी और के साथ होता तो देख सकती नहीं थी, तो वो जा रही थी। तभी राजनाथ उसके पास आ बोला, लड़की मुझे पता है तू पंछी है। ये सुन पंछी अपने हाथ का मुट्ठी बांध ली। तभी राजनाथ आगे बोला, पर तुझे पता है मैं तुझे अभी यहाँ रहने क्यों दे रहा हूँ। ये सुन पंछी पूछ पड़ी, क्यों। पंछी का सवाल सुन राजनाथ हंसते हुए बोला, ताकि तू अपने सामने शौर्य को किसी और का होता देख सके। राजनाथ की बातों को सुन पंछी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ न बोल भागते हुए जाने लगी वहां से। राजनाथ को लगा था वो रोते हुए जा रही है। ये सोच राजनाथ के होंठों पर मुस्कान छा गया था, पर पंछी रोने वाली थोड़ी थी। वो झट से उस रूम में चली गई जहां सारे ट्यूब्स रखे गए थे। वही वो शख्स अंदर आया तो राजनाथ उसके पास जा दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लिए थे। कुछ वक्त के बाद एंगेजमेंट शुरू हो गया। एंगेजमेंट के शुरू होते ही शौर्य पहले रिंग पहनाने वाला था। सामने बड़ा सा थल पकड़े मुस्कान खड़ी थी। शौर्य मुस्कान की तरफ देखा, फिर वो रिंग उठा लिया तो आरुषि अपने हाथ को आगे कर दी। आरुषि ने तो हाथ आगे बढ़ा दिया था, पर शौर्य का मन उसे रिंग पहनाने का बिल्कुल भी नहीं था। अपने आधे मन से ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ा आरुषि के उंगली में रिंग डालने लगा, पर रिंग बहुत ढीला था। ये देख आरुषि बोल पड़ी, ये तो ढीला है। ये सुन शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, बाद में टाइट करवा लेना। राजनाथ और मुस्कान ने भी उसे यही कह दिया तो आरुषि अपने आधे मन के साथ रिंग उठा बोली, जो भी हो शौर्य मेरा है। इतना कह वो अपने हाथ को आगे बढ़ा शौर्य की तरफ देखी। शौर्य अब तक अपने हाथ को नीचे ही रखा हुआ था। तभी राजनाथ उसका नाम ले पड़ा, शौर्य। अपना नाम सुन शौर्य आरुषि की तरफ देखा, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया तो आरुषि शौर्य की उंगली में रिंग पहनाने लगी, पर उंगली के अंदर रिंग जा ही नहीं रहा था। तो आरुषि रिंग जबरदस्ती डालने लगी। तभी शौर्य अपने हाथ को पीछे कर दिया, जिस कारण रिंग नीचे गिर गया और भड़कते हुए बोला, पागल हो क्या। वो इतना बोला ही था कि आरुषि गुस्से में बोलने जा रही थी। तभी मेंशन का लाइट चला गया। सभी एक जगह खड़े हो गए। वही राजनाथ चिल्लाकर बोला, लाइट कैसे चला गया, जल्दी जा चेक करो। राजनाथ का आवाज सुन वहां काम करने वाले सर्वेंट देखने चले गए। कुछ वक्त बीत गया, तभी मेंशन का लाइट आ गया तो सभी ये देख रिलैक्स हुए ही थे कि तभी आरुषि बोल पड़ी, शौर्य कहाँ गया। आरुषि के इस सवाल से सभी इधर उधर देखने लगे, पर शौर्य भी कहीं नहीं था और ना ही वो शख्स। ये देख राजनाथ को सब समझ आ गया था, पर ये कैसे हो सकता ये उसे समझ नहीं आया। अब उसे यही लगने लगा, शायद उस शख्स ने ही उसे धोखा दिया होगा। वो गुस्से में चिल्ला कर बोला, पार्टी ओवर, आप सब जा सकते हैं। ये सुन सभी जाने लगे। वही राजनाथ अपने आदमियों को बुला शौर्य और उस शख्स को पकड़ने का बोल दिया और पूरे मेंशन को बंद कर देने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि इतनी जल्दी शौर्य खुद और अपनी पंछी को यहाँ से लेकर जा नहीं सकता है। वही सारे ट्यूब्स को कलेक्ट कर पंछी मेंशन के अंदर ही स्टोर रूम के अंदर छिपी हुई थी। उसका दिल का धड़कन जोरों से धड़के जा रहा था। तभी उसे जूते का आवाज आया, जिससे उसका दिल और जोरों से धड़कने लगा। वो डर से घबराकर कोने में दबते हुए अपनी आंखों को बंद कर ली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अपने मन में ही बोली, तू एक पुलिस वाली की बेटी है पंछी, तू ऐसे डर नहीं सकती है। इतना कह वो अपने आंखों को खोल। छोटे छोटे ट्यूब्स को बड़े से बॉक्स में रखा गया था, जिसे पंछी पकड़े हुई थी। वो उसे जमीन पर रख खड़ी हो अपने सामने एक रोड के डंडे को देख उसे उठा ली, और जैसे ही उसे लगा वो इंसान उसके करीब आ रहा है, वो अपने आंखों को कसके बंद कर उसके पर हमला करने ही वाली थी। तभी उसे पकड़ वो आदमी बोल पड़ा, लिटिल थिंग क्या कर रही हो। शौर्य का आवाज सुन पंछी के हाथ से वो लोहे का डंडा छूट गया। ये तो सूखा था, शौर्य ने पकड़ कर रखा था। तभी पंछी लोहे के डंडे को छोड़कर सीधा शौर्य के कमर पर अपने हाथ घुमा, उसके सीने पर अपना सिर रख दी। शौर्य अपने हाथ को झट से फैला दिया था। फिर लोहे के डंडे को धीरे से रख पंछी के सिर पर अपने हाथ को फेर बोला, पंछी मैंने तुमसे कहा था बहुत रिस्क है, पर तुम्हें मेरे साथ रहना था यहाँ। अब इससे आगे शौर्य कुछ कहता, पंछी बीच में ही शौर्य का बात काट बोली, क्योंकि मुझे पता था जहाँ तुम हो वहाँ मैं कभी इनसेफ नहीं हो सकती हूँ। जिस बॉक्स से ये कहानी शुरू हुई थी, उस बॉक्स के अंदर दो ऐसा थ्योरी था जिसे एक पागल साइंटिस्ट ने बनाया था। पहले थ्योरी में जो पहला डोज दिया जाता था उससे इंसान अपने अतीत को भूलना शुरू करने लगता था, और जिसका दिमाग कमजोर हो वो बहुत जल्द भूल जाता था। वही जब इसका दूसरा डोज इंसान को दिया जाता है तो उसका शरीर तो इंसान जैसा ही दिखता, पर वो किसी भयानक जानवर की तरह हो जाता है, जिसके अंदर का दिमाग भी एक जानवर की तरह हो जाता है। फिर एक बार वो जानवर को जो कंट्रोल कर ले वो पूरे दुनिया पर राज कर सकता था। उस पागल साइंटिस्ट ने उसका टेस्ट कई इंसानों पर किया था, जिस कारण कई इंसान मारे जा चुके थे।
आगे जब उसका ये थ्योरी कामयाब हो गया तो वो पूरे दुनिया पर राज करने के लिए उस आदमी का इस्तेमाल करने लगा जिस पर यह थ्योरी सक्सेसफुल हुआ था। फिर वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लग गया था ताकि पूरा दुनिया उस साइंटिस्ट से डरे और वो पूरे दुनिया पर राज कर सके। जब मौत का सिलसिला और इंसान के अंदर बदलाव आने का उस वक्त शुरुआत हुआ तो साइंटिस्ट अपना दूसरा थ्योरी बनाना शुरू किया जिसे ले वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब इस केस के बारे में पता चला तो पंछी के पिता राकेश मेहरा इस केस को हैंडल करने लगे थे। जब उन्हें इस पागल साइंटिस्ट की थ्योरी का पता चला तो जिस इंसान को वो डोज दिया गया था उसे और साइंटिस्ट को पकड़ना चाहता था, पर जिस इंसान को ये डोज मिल जाता है उसे पकड़ना या फिर कहे तो जान से मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर राकेश एक बार कोई केस अपने हाथ में ले ले तो उसे पूरा करके रहता, चाहे इसमें उसका जान ही क्यों ना चला जाए। उस पागल साइंटिस्ट के साथ दो और लोग थे जिसे इस बारे में पता था। पहला तो वही था जिसे राजनाथ सालों तक कैद रखने के बाद जान से मार दिया, दूसरा उस पागल साइंटिस्ट का स्टूडेंट था। जब दोनों को उस पागल साइंटिस्ट की थ्योरी के बारे में पता चला तो दोनों साथ देने की जगह उसके अगेंस्ट थे और कहते हैं ना सबका तोड़ होता है। ऐसे ही उन इंसानों को भी ठीक करने का तोड़ था जिसे राजनाथ ने कैद कर रखा था, वो और पागल साइंटिस्ट का स्टूडेंट मिलकर बनाया था। दोनों ने मिलकर वो डोज उन इंसानों को देना शुरू कर दिए थे। जो इंसान पागल साइंटिस्ट के कंट्रोल में आ चुका था वही राकेश को उस पागल साइंटिस्ट का पता चल गया था और वो उसे पकड़ना चाहता था, पर राकेश को उसका जान लेना पड़ा। वही साइंटिस्ट का दूसरा थ्योरी अमर होने का वो पूरा होने से पहले वो मारा गया था। फिर उन दोनों थ्योरी को राकेश अपने पास रख लिया था। राकेश को लगा था ये सिलसिला अब खत्म हो गया है, पर दोनों थ्योरी के बारे में जब राजनाथ को पता चला तो वो उस साइंटिस्ट को पकड़ लिया जिसे सब पता था और उससे ये थ्योरी बनवाना चाहता था, पर वो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। वही दूसरी तरफ राजनाथ को पता चला राकेश मेहरा के पास ये थ्योरी है। उसके बाद क्या वो राकेश को उठा लिया और अपने पोते शौर्य से उस बॉक्स को पाने के लिए लगवा दिया, पर शौर्य कभी भी उस बॉक्स को अपने दादाजी को देना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था उस बॉक्स के अंदर क्या था। पंछी के बातों को सुन शौर्य उसे अपने सीने से बस लगा लिया। शौर्य का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। पहले डोज का असर उसे हुए तो था पर बहुत जल्द खत्म हो गया था, और जब दूसरा डोज शौर्य को वो नया साइंटिस्ट जिसने वो थ्योरी को देख बनाया था वो देने वाला था, उससे पहले ही शौर्य मिहिर के साथ मिल उसे उठा लिया और जिस शख्स पर कवर किया हुआ इंसान नजर रख रहा था। और आरुषि ने जब दूसरी बार शौर्य को ड्रग्स दिया था तो अपने साथ वहां से ले जाने वाला शख्स भी मिहिर ही था। जब मिहिर दूसरी बार मेंशन गया था तभी समझ गया था शौर्य ठीक हो चुका है। उसके बाद जब पंछी रोते हुए निकल गई थी तो उसे ढूंढते हुए मिहिर और विवेक गए थे, तभी मिहिर ने पंछी के जाने का बात शौर्य को मैसेज कर बता दिया। उसके बाद मिहिर विवेक को दूसरे डायरेक्शन जाने का बोल जब मिहिर अकेले पंछी के पास गया तो उसे बता दिया शौर्य ठीक हो चुका है। वही आरुषि का प्लान शौर्य कहीं ना कहीं समझ गया था, इसलिए वो ये बात मिहिर को बता दिया तो मिहिर पंछी को सब बता दिया। फिर दोनों मिल आरुषि का प्लान चौपट किए। उसके बाद पंछी शौर्य के ही मेंशन जाने वाली थी, तभी शौर्य जो थोड़े होश में था तब उसे जाने से रोका, पर वो रुकने वाली थी, उसे बस शौर्य के साथ रहना था। दोनों एक दूसरे के बाहों में थे, तभी कदमों का आवाज आया तो पंछी उस बॉक्स को उठा ली। वही शौर्य अपने गन को निकाल पंछी के साथ कोने में चला गया। शौर्य के गन में साइलेंसर लगा था। शौर्य पंछी से अपने धीमे आवाज में बोला अपने आंखों को बंद रखना। इतना कह शौर्य अपने गन पर अपने उंगली को सेट कर दिया। वही पंछी ऐसा नहीं चाहती थी कि शौर्य किसी का खून करे। पंछी उसके कोट को पकड़ ली तो शौर्य पंछी के तरफ देख फिर अपने धीमे आवाज में बोला पंछी मैंने तुमसे कहा था ना, या तो मारना पड़ता है या मरना। शौर्य की बातों को सुन पंछी उसके कोट को छोड़ अपने आंखों को बंद कर ली। वही शौर्य जो भी अंदर आ रहा था सभी के मुंह को बंद कर उसे गोली मार जान से मार दे रहा था। वही पंछी बस आदमी के जमीन पर गिरने का आवाज सुन रही थी। फिर शौर्य सभी को मारने के बाद पंछी के पास गया, फिर बोल पड़ा चलो पंछी। ये सुन पंछी अपने आंखों को खोली तो सामने वो खून खून देख उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। वो बहुत घबरा चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा देख उसके हाथ से बॉक्स ले अपने गन लिए हाथ को पंछी के आंखों पर रख उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। वही मिहिर शौर्य के बाहर आने का पूरा रास्ता बना चुका तो शौर्य पंछी को अपने साथ मेंशन से बाहर ले जाने लगा था। मेंशन में बने गुप्त रास्ते के बारे में जिसे शौर्य सिर्फ जानता था। वहां से पंछी को अपने साथ मेंशन से बाहर निकल पंछी के आंखों से अपने हॉन्ट को हटा दिया। फिर मेंशन से बाहर निकल जंगल की तरफ निकल जाता है। फिर मिहिर जहां कार ले खड़ा था वहां चला जाता है। दोनों को आता देख मिहिर कार का दरवाजा खोल दिया। कार के दरवाजा खुलते ही पंछी अंदर जा बैठ गई तो शौर्य बॉक्स कार के अंदर रख दिया। तभी पंछी को आदमी के बंधे मुंह से चिल्लाने का आवाज आया तो वो उस तरफ देखी। ये वही साइंटिस्ट था जिसने राजनाथ के कहने पर बनाना शुरू किया था।
फिर शौर्य पंछी की तरफ देख बोला, अंदर ही रहना। इतना कह कार डोर लॉक करने ही वाला था, तभी पंछी बोल पड़ी, शौर्य तुम फिर अंदर जा रहे हो? पंछी का सवाल सुन शौर्य खुद में ही बोला, अपने मॉम डैड को मारने वाले को मैं कैसे जिंदा छोड़ जा सकता हूँ। शौर्य के मॉम डैड को मारने वाला राजनाथ ही था। जब शौर्य के डैड को पता चला था कि उसके पिता राजनाथ ने अपने वाइफ और उसकी मां का जान वो खुद ही लिया था, तो ये बात जान शौर्य के पिता ने राजनाथ से बदला लेने का सोच लिया था। और इस बारे में राजनाथ को पता चल गया कि इसके बेटे को उसकी मां के मौत की सच का पता चल गया है और वो अब उसे मारना चाहता है। तो राजनाथ के लिए उसका बेटा वैसे भी उसके यूज का नहीं था, तो उसने अपने बेटे को मरवाने के लिए अपने लोगों का भेष बदल भेज दिया था, पर ऑर्डर दे दिया था को शौर्य को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा बेटा जिसे दुनिया और शौर्य के पिता को ये शो किया था वो उसका गोद लिया बेटा है। वो असलियत में राजनाथ और उसके दूसरी औरत का बेटा था, पर उससे ये यहाँ लाया था ताकि वो उसके किसी इस्तेमाल का हो, पर वो भी उसके कोई इस्तेमाल के लायक नहीं था, क्योंकि जैसा शौर्य के पिता था उसे वैसा कोई चाहिए था, पर उस बेटे का बुरे काम में उसका साथ पाना उसके लिए मुश्किल था और ये कोई काम का नहीं था। फिर शौर्य के मॉम डैड को मरवाने के बाद शौर्य को राजनाथ अपने साथ ले आया था, क्योंकि उसे पता था शौर्य का दिमाग बिल्कुल उसके पिता पर गया है और उसके इस दिमाग का वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जब शौर्य खुद में कुछ बोला तो पंछी को कुछ समझ नहीं आया, वही तभी एलेक्स भी आ चुका था। शौर्य एलेक्स की तरफ देख बोला, पंछी को अपने साथ लेकर जाओ और इस आदमी पर ध्यान रखना कहीं भाग कर ना जाए। तभी पंछी बोल पड़ी, मैं यही रहूंगी। पंछी का ये बात सुन शौर्य उसे देख बोला, पंछी जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। शौर्य की बातों को सुन पंछी जिद पर अड़ गई। तभी शौर्य फिर बोल पड़ा, पंछी अगर तुम यहाँ रही तो मेरा ध्यान मिशन पर नहीं बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने पर होगा। ये सुन पंछी भी खुद में सोची, यहाँ पंछी शौर्य का हेल्प करने आई थी, उसके लिए बोझ बनने नहीं। पंछी जाने के लिए फिर तैयार हो गई। पंछी जाने के लिए तैयार हो गई तो एलेक्स कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर निकल गया। वही आर्यन और विवेक भी वहां आ गए। तो शौर्य दोनों की तरफ देख पूछा, सब सेट हो चुका है? दोनों ने हाँ कह दिया तो चारों अलग डायरेक्शन में चले गए। शौर्य राजनाथ को पकड़ना चाहता था, वो पूरे मेंशन को ब्लास्ट करवा सकता था, पर अपने मॉम डैड के मारने वाले को शौर्य आसान मौत तो दे नहीं सकता था। ये लोग सभी राजनाथ के बॉडीगार्ड को मारते हुए राजनाथ को पकड़ने में लग गए। वही मुस्कान ये सब देख निकलने में भलाई समझी, वो यहाँ से 9-2-11 हो रही थी। वही आरुषि के सिर से भी शौर्य का पागलपन निकल चुका था, वो भी बस यहाँ से 9-2-11 होने के फिराक में थी, पर दोनों भाग पाती इससे पहले ही आरुषि आर्यन के हाथ आ गई और मुस्कान मिहिर के हाथ। वही आर्यन आरुषि को देख बोला, डार्लिंग बहुत हॉट देख रही हो, तुम्हारे हॉटनेस से खेलने में मजा आएगा। आर्यन की बातों को सुन आरुषि उसे घूर कर देखी तो आर्यन अपने गन को उसके सिर पर रख बोला, नजरें झुकाकर रखो नहीं तो अभी ही तुम्हारा टाटा बाय बाय कर दूंगा हॉटी। आर्यन की धमकी को सुन वो झट से अपने नजरों को झुका ली। वही मुस्कान मिहिर की पकड़ से आजाद होने का कोशिश कर रही थी। तभी मिहिर बोल पड़ा, मुस्कान कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मुझे पहले लगता था तुम्हारे साथ थोड़ा गलत होता, पर जब पता चला राजनाथ का पूरा प्लान पता होने के बावजूद तुमने उसका साथ दिया, ऊपर से माया के उस नाटक में साथ दिया ताकि शौर्य को मरवा सको। छी, तुम जैसी लड़की को छू कर के मुझे अपने आप में गंदा फील हो रहा है। मिहिर का बात सुन मुस्कान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वही दूसरी तरफ एलेक्स पंछी को अपने साथ ले उस जगह पहुंच गया था जहां शौर्य जाने बोला था। सुनसान पथरीली जगह पर खंडार जैसा बड़ा मकान था। उसके सामने एलेक्स कार रोक कार से बाहर निकल, पंछी को भी निकलने का बोल उस आदमी को पकड़ उस खंड मकान के अंदर ले गया और उस आदमी को एलेक्स एक रूम के अंदर अच्छे से बंद कर पंछी के साथ उसी रूम में बैठ गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, पंछी का घबराहट बढ़ता जा रहा था। उसे घबराया हुआ देख एलेक्स उसे बोल पड़ा, पंछी डरो मत, शौर्य और वो तीनों सही सलामत यहाँ आएगा। एलेक्स के बातों को सुन पंछी को थोड़ा राहत मिला। वही एलेक्स खिड़की के पास खड़ा हो बाहर देखने लगा। वही दूसरी तरफ मेंशन ब्लास्ट कर गया। वही शौर्य वही सामने राजनाथ को पकड़े खड़ा था। जैसे ही मेंशन ब्लास्ट किया राजनाथ का डर के कारण पैर लड़खड़ा गया था। तभी शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, बुढ़े अपने मॉम डैड के मौत का सजा इतना आसान मौत बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा जिसे तू खुद मांगना चाहता होगा। इतना कह उसे अपने साथ ले जाने लगा। वही वो बोलने लगा, शौर्य बेटा मैंने नहीं मारा है, तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कोई छू भी दे तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने देता हूँ। राजनाथ का सभी बात इग्नोर कर उसे अपने साथ ले जाते हुए उसके कार के दरवाजे को खोल उसे अंदर धकेल दिया, फिर कार के दरवाजे को बंद कर दिया। तभी मिहिर पूछा, इन दोनों का क्या करना है बॉस?
शौर्य का दिमाग अभी पूरा सनका हुआ था। वो ड्राइविंग शीट के पास जाते हुए ही बोला, जो करना करो इन दोनों के साथ। इतना क्या, वो कार के अंदर जा बैठ कार को स्टार्ट कर रफ्तार से निकल गया। वही दोनों को भी मिहिर और आर्यन साथ बांध कर के अंदर डाल दिया। कुछ वक्त बीत चुका था। शौर्य का कार रफ्तार से जाते हुए उसी खंड मकान के सामने जा रुका। कार रुकते ही शौर्य कार से बाहर निकल अपने साथ उस खंड मकान के अंदर ले जाने लगा। अंदर ले जाने के बाद उसे जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर बोला, देखो आज तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ लेकर आ गया है राजनाथ। इतना कह गन उसकी तरफ पॉइंट किया तो राजनाथ ये देख घबरा चुका था। तभी वो अपने घबराए आवाज में बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दादा हूँ। ये सुन सामने रखी चेयर पर जा शौर्य बैठ अपने पैर पर पैर चढ़ा दिया और गन अपने सिर पर घिसते हुए अपने डार्क नजरों से राजनाथ को देखते हुए अपने कोल्ड आवाज में बोला, तुझे माफ कर दूं, तूने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, पंछी के डेड को भी उस राघव से तूने मरवाया और फिर अपने ही देश को बर्बाद करना चाहता है, और तुझे लगता है मैं तुझे माफ कर जाने दे दूंगा। शौर्य का गुस्सा आसमान चढ़ा हुआ था। वही राजनाथ को पता था आज उसका आखिरी दिन है। उसने उससे पूछ ही डाला, तुम्हें सब पता कैसे चला कि तुम्हारे मॉम डैड को मैंने मरवाया है और उस बॉक्स में रखा वो मेडिसिन बन चुका है। शौर्य उसे कठोरता से देख बोला, तुझे मारने से पहले बता ही देता हूँ, डैड के दोस्त मिस्टर देशमुख को तुम पर शुरू से शक था। उसका शक देख मुझे भी यकीन हो गया। फिर हम दोनों ने मिलकर पुराने हर राज को ढूंढना शुरू कर दिया और उस मेडिसिन को मैंने उसे दिया था टेस्ट करने के लिए, जो उस पागल साइंटिस्ट का स्टूडेंट था, जो उस पागल साइंटिस्ट को रोकने का कोशिश करने में उस साइंटिस्ट का साथ दिया था, जिसे तू सालों तक पकड़ के रखा फिर मार दिया। आखिरी शब्द शौर्य अपने कठोरता से भरे आवाज में बोला। ये जान राजनाथ हैरान हो गया। राजनाथ उसके उस स्टूडेंट का पता लगाने का बहुत कोशिश किया था पर कभी पता नहीं लगा पाया। वो झट से पूछ पड़ा, कौन है वो और तुम्हें कैसे मिला वो? राजनाथ के सवाल का शौर्य कुछ जवाब देता इससे पहले ही एक आवाज राजनाथ और शौर्य के कानों में पड़ा, राजनाथ जिसे तुम जिंदगी भर ढूंढे वो तो तुम्हारे सामने था, बस तुम्हें दिखा नहीं मैं कभी। ये सुन राजनाथ उसे हैरानी से देखने लगा। वही वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एलेक्स था। वो उस साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर पंछी के साथ आया। वही राजनाथ ये देख बोल पड़ा, तुम तो एक आम डॉक्टर हो। ये सुन शौर्य राजनाथ को कोल्डली देख बोला, क्या तुम ही चाल चल सकते? हम लोग नहीं। जिस टाइम पर वो सब शुरू हुआ था उसी वक्त से मैं तुम्हें बर्बाद करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। राजनाथ बहुत कंफ्यूज्ड था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी एलेक्स उसे अच्छे से बताया, बूढ़े मैं डॉक्टर तो बनना चाहता था पर इससे पहले साइंटिस्ट जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। राजनाथ को इस बात का सदमा लग चुका था। वही शौर्य खड़ा हो राजनाथ के पास जा पंछी की तरफ देखा, फिर एलेक्स से बोल पड़ा, इस साइंटिस्ट को मैं बाद में देख लूंगा, इसे और पंछी को ले अभी वही जाओ। ये सुन एलेक्स को समझ आ गया था शौर्य राजनाथ के साथ अब कुछ बहुत अच्छा करना शुरू करना चाहता है। पंछी नहीं जाना चाहती थी पर शौर्य का कठोर चेहरा देख उसे जाना ही पड़ा। वही पंछी के जाने के बाद शौर्य कुछ कदम चलने के बाद एक बड़ा सा बॉक्स निकाला। उस बॉक्स को लेते हुए शौर्य राजनाथ के पास आ बॉक्स को नीचे पटक दिया। वही राजनाथ का दिल शौर्य के हरकत से धक धक किए जा रहा था। वही शौर्य राजनाथ के तरफ क्रूरता से देखते हुए उस बॉक्स को खोल एक बड़ा सा कील और हथौड़ा निकाला। उसे देख राजनाथ के माथे से पसीना आ चुका था। वो घबराते हुए बोला, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वही दूसरी तरफ पंछी एलेक्स से पूछ पड़ी, शौर्य क्या कर रहा है उनके साथ? पंछी के इस सवाल का एलेक्स कोई जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि शौर्य इतना आसान मौत तो उसे बिल्कुल नहीं देगा। वही शौर्य राजनाथ के एक हाथ और दोनों पैर को रस्सी से बांध उसके दूसरे हथेली पर कील रख दिया। शौर्य के ऐसा करने से राजनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो शौर्य के सामने गिड़गिड़ाने लगा पर शौर्य जैसे उस वक्त एक भावहीन इंसान बन चुका था। वो उसके हाथ पर एक जोर का हथौड़ा मार राजनाथ के होंठ पर रखे कील को उसके हथेली के अंदर कर दिया। वही शौर्य के ऐसा करने से राजनाथ जोर का चिल्लाया, आह! राजनाथ की चीख का आवाज पंछी एलेक्स के कानों तक भी गया। वही बंधा साइंटिस्ट का दिल जोरों से धक धक करने लगा। दूसरी तरफ शौर्य उसके चीख को सुन और उस कील पर मारते हुए उस कील को जमीन के अंदर गाड़ने लगा। वही शौर्य के इतना ही करने से राजनाथ का हालत अब मरे इंसान को तरह हो गया था। तभी शौर्य दूसरा कील बॉक्स से निकाल उसके दूसरे हाथ का रस्सी खोलने लगा जो उसके पूरे शरीर में लपेट कर रखा था। वो उसके दूसरे हाथ के साथ भी ऐसा ही करना लगा। दोनों हाथ को जमीन में कील से गाड़ने के बाद शौर्य उसे कठोरता से देख बोला, तुझे बोला था ना तू खुद अपना मौत मांगेगा। इतना कह शौर्य बॉक्स से कटा और कुछ औजार निकाला। ये देख घबराते हुए राजनाथ बोला, क्या क्या करने वाले हो शौर्य? प्लीज मुझे बख्श दो, मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा।
शौर्य को तो जैसे उसका कोई बिनती सुनाई ही नहीं दे रहा था। शौर्य चेयर राजनाथ के सामने चेयर पर बैठ गया, फिर औजार राजनाथ की आंखों के सामने करने लगा तो राजनाथ अपने आंखों को बंद कर बोला, पागल हो गए हो क्या शौर्य? शौर्य एक ठंडी आह भरते हुए जबरदस्ती उसके आंख को खोल उसकी कठपुतली को निकालने लगा। शौर्य के ऐसा करने से राजनाथ चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अपने हाथ को उठाने का कोशिश करता तो उसे वहां भी दर्द होता। राजनाथ को लग रहा था वो धरती पर ही नर्क का अनुभव कर ले रहा है। वही शौर्य उसकी दोनों आंखों को निकाल लिया। वही राजनाथ जोर जोर से चीखने लगा और उसका चीख सुन शौर्य के होंठों पर कठोर मुस्कान छा गया। वही पंछी के मन में एक तूफान उठ गया था। वो खड़ी हो बाहर जाने लगी तो एलेक्स उसे रोकने को था, पर पंछी रुकने वाली थोड़ी है। वो एलेक्स के रोकने पर भी ना रुक बाहर गई। वही शौर्य मशीन से राजनाथ के एक पैर को काट रहा था। जब पंछी वहां पहुंची तो ये नजारा देख चिल्ला पड़ी, आ! फिर वो बेहोश हो गई। तभी शौर्य का कठोर हुआ चेहरा पंछी के एक आवाज से सॉफ्ट हो गया। वो उस मशीन को छोड़ पीछे मुड़ पंछी के तरफ देखा। पंछी को बेहोश देख शौर्य भागते हुए उसके पास जा उसे अपने खून से सने हाथ से ही अपने बाहों में भर उसके गाल को छूने लगा। तभी एलेक्स वहां आया तो शौर्य उसे देख गुस्से में चिल्ला कर बोला, कहाँ था ना, उसे यहाँ मत आने देना। इतना कह वो पंछी को अपने गोद में लिए खड़ा हो गया। तभी मिहिर वहां पहुंचा देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। तभी पंछी को बेहोश देख वो आ गया वहां। फिर नजारा देखने के बाद समझ गया पंछी बेहोश क्यों हुई होगी। तभी शौर्य मिहिर से बोल पड़ा, राजनाथ और उस साइंटिस्ट के साथ क्या करना आगे तुम्हें पता है। इतना कह शौर्य पंछी को अपने साथ बाहर ले जाने लगा। वही उसके साथ एलेक्स भी जाने लगा। कार के पास तीनों पहुंच गए तो एलेक्स बोल पड़ा, उसे पीछे लेटा दो, मैं चेक करता हूँ। ये सुन शौर्य ने वैसा ही किया। वही उसे पीछे लेटाने के बाद एलेक्स पीछे जा बैठ पंछी को देखने लगा। वही शौर्य ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। वही खंडक घर के अंदर मिहिर शौर्य का बचा हुआ आधा काम पूरा करने लगा था। दूसरी तरफ विवेक आर्यन दोनों ही आरुषि और मुस्कान को मेंशन ले जा जहां पहले से ही माया को रखे उसके बगल के रूम में दोनों को बांध दिए, क्योंकि दोनों का करना क्या है ये तो शौर्य ही डिसाइड करने वाला था। इतना करने के बाद दोनों मेंशन के अंदर जा हॉल के सोफे पर बैठ गए। कुछ वक्त ऐसे ही पार हो गया। शौर्य अपनी कार को अपने मेंशन के सामने जा रोका, फिर झट से कार से बाहर निकल पीछे की तरफ गया। एलेक्स भी कार से बाहर निकल चुका था। वही शौर्य पंछी को अपने गोद में उठा मेंशन के अंदर जाने लगा। उसके साथ एलेक्स भी जा रहा था। जब तीनों अंदर आए तो विवेक आर्यन दोनों ही शौर्य को खून से नहाया हुआ और पंछी को उसके गोद में बेहोश देख हैरान के साथ साथ परेशान हो गया था। वो दोनों झट से खड़े हो गए। वही शौर्य पंछी को अपने गोद में उठाए अपने कमरे के तरफ जाने लगा था। अपने कमरे में आने के बाद शौर्य पंछी को बिस्तर पर जा लेटा दिया। फिर एलेक्स पंछी को चेक कर बोला, ये ठीक है। बस वो सब देखने की वजह से पंछी के दिमाग में गहरा असर पड़ा है। इतना वो कहा ही था कि तभी विवेक आ गया। अपने हाथ में इंजेक्शन और लिक्विड के साथ आया। एलेक्स ने पहले ही विवेक को ये लाने को कह दिया था। तभी एलेक्स उसके हाथ से इंजेक्शन और लिक्विड ले इंजेक्शन में भर लिया। फिर पंछी के हाथ में लगाते हुए बोला, पंछी को कल तक होश आ जाएगा। ये सुन शौर्य सभी को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। शौर्य का इशारा सुन सभी बाहर चले गए। फिर शौर्य दरवाजा लॉक कर बाथरूम जा पहले खुद को साफ किया। फिर छोटे से टब में पानी भर रूम के अंदर आ, बैग के पास रख, कबर्ड के पास जा, कबर्ड खोल, उससे तौलिया निकाल, बैग के ऊपर बैठ, तौलिया को पानी में भिगोकर पंछी के शरीर में लगे खून को साफ करने लगा। उसके शरीर से खून को साफ कर शौर्य टब को बाथरूम में जा रख, पंछी के पास आ, पंछी को अपने बाहों में भर ले, प्यार से बोला, लिटिल थिंग, अब तुम्हें ऐसा कुछ कभी नहीं देखना होगा। इतना कह वो अपने आंखों को बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ विवेक हॉल में ही बैठ मिहिर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी आर्यन विवेक के पास आ बोला, विवेक मिहिर आज नहीं आएगा, तुम सो जाओ। ये सुन विवेक बोल पड़ा, नहीं आर्यन, मुझे उसका टेंशन हो रहा है, मुझे नींद नहीं आने वाला है। वो इतना बोला ही था कि तभी दरवाजे से अंदर आता मिहिर बोल पड़ा, ओह पर अब तो मैं आ गया हूँ। मिहिर का आवाज सुन विवेक के जान में जान आया। वो झट से खड़ा हो मिहिर के पास जा उसके गले से लग गया। विवेक का प्यार देख मिहिर को विवेक पर बहुत प्यार आ रहा था। विवेक फिर उससे दूर हो गया तो फिर मिहिर विवेक के हाथ को पकड़ अपने साथ अपने रूम में ले जाने लगा। वही आर्यन दोनों को बस देखा फिर अपने रूम चला गया सोने के लिए। वही दूसरी तरफ मिहिर विवेक के साथ रूम के अंदर आ उसे बाथरूम के अंदर ले जा, बोला, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ। ये सुन विवेक उसे बोल पड़ा, तो नहा लो, मुझे क्यों लाए हो यहाँ। विवेक की बातों को सुन मिहिर उसके हाथ को पकड़ उसे दीवार से सटा उसके बेहद करीब जा बोला, मैं चाहता हूँ तुम मुझे नहलाओ। ये सुन विवेक का आंख बड़ा बड़ा हो गया था।
वही विवेक के होंठों के करीब जाते हुए बोला, अगर तुम नहीं मुझे नहलाए तो मैं तुम्हें अपने तरीके से नहलाऊंगा। इतना कह वो उसके होंठों को चूमने लगा। उसके होंठों के जैसे ही मिहिर चूमना शुरू किया तो विवेक का हाथ उसके सीने पर चला गया था। विवेक उसे रोकना चाहता था, पर मिहिर का किस इतना पेशेनेट था कि विवेक उसे रोक ही नहीं पा रहा था। वही मिहिर विवेक को चूमना बंद कर उसके टी शर्ट को उसके जिस्म से बाहर निकाल बाथरूम के फर्श पर गिरा। अपने टी शर्ट को भी अपने जिस्म से निकाल सवार ऑन कर दिया। फिर उसके गर्दन को चूमते हुए अपने हाथ को उसके सीने के पास ले जा उसके शरीर को सेडिक्टिवली छूने लगा। मिहिर के ऐसे छूने से विवेक के शरीर में जैसे आग लग रहा था। वही मिहिर का भी कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। वो अपने बेल्ट को खोलने लगा। वही विवेक अपने मासूमियत से भरे चेहरे से मिहिर को देखा तो अपने बेल्ट को खोल। वो अपने जिप को खोलते हुए बोला, सॉरी बेबी, इस बार मैं नहीं रुकना चाहता। इतना कह विवेक को पीछे मोड़ सवार बंद कर विवेक को दीवार से चिपका उसके बेहद करीब जा उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कमर को पकड़ उसके शरीर को अपना बनाने लगा। वही आज विवेक ने भी उसे नहीं रोका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीब 1 घंटे तक बाथरूम में प्यार करने के बाद दोनों साथ नहा बाथरूम से बाहर आ गए। फिर मिहिर विवेक के भीगे बालों को सूखा, अपने बाल को भी सूखा। दोनों ही बिस्तर पर जा एक दूसरे के बाहों में समा सो गए। ये रात धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह का वक्त हो गया था। जैसे ही सुबह हुआ पंछी का समसाने लगी। पंछी के कसमसाने से शौर्य, जो बस अपने आंखों को बंद किए हुए था, वो अपने आंखों को खोल झट से पंछी की तरफ देखा। पंछी को देख ही रहा था कि तभी पंछी अपने आंखों को खोली। तभी शौर्य को देख जब पंछी को राजनाथ को मारता हुआ सीन याद आया शौर्य का, तो वो घबरा कर उससे दूर हो गई। तभी शौर्य उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में भर बोला, लिटिल थिंग, डरो मत, जो कल हुआ वो कभी नहीं होगा। पंछी शौर्य के बाहों में सुकून महसूस कर रही थी, पर उसके आंखों के सामने से वो दृश्य जा ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ एलेक्स के फोन में नोटिफिकेशन आया, जिसे देख उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ वक्त बाद मिहिर, विवेक, आर्यन तीनों ही पंछी के मूड को ठीक करने के लिए पंछी के नीचे आने से पहले ही तीनों मिल पंछी की पसंद का सारा डिश बना। सारे डिश को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट की। वही एलेक्स भी फिर तीनों का हेल्प करने लगा, पर उस टाइम भी एलेक्स अब सेल्स माइंडेड था। ये तीनों नोटिस कर रहे थे। तभी मिहिर पूछ पड़ा, क्या हुआ एलेक्स? मिहिर के सवाल पर एलेक्स अपने माइंड को शांत कर मिहिर, विवेक, आर्यन तीनों के तरफ देखा और कह दिया, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे आज ही कोलकाता के लिए निकलना होगा। ये सुन विवेक पूछ पड़ा, क्यों? ईशानी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? ईशानी से विवेक का ठीक से बात नहीं हुआ था, पर जब आखिरी कन्वर्सेशन हुआ था उसमें उसकी बहन उसे उदास साउंड कर रही थी। वही विवेक का गैस एक्यूरेट लगता पा एलेक्स थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो इस सवाल का जवाब क्या दे, क्योंकि अगर उसने ये बताया कि उसकी मॉम कोलकाता आ चुकी है और सब जानती है, ऊपर से ईशानी को थप्पड़ मारी थी, तो सारी बातों को जानने के बाद विवेक उसका अभी ही जान ले लेगा। सब बात को सोचते हुए विवेक उसका कैसे जान लेगा, ये सोच वो झट से हड़बड़ा कर विवेक से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। एलेक्स की बातों को सुन विवेक फिर अपने काम में लग गया। वही आर्यन केक पर पंछी का नाम लिटिल डेविल लिख रहा था। दूसरी तरफ मिहिर एलेक्स के पास जो खड़ा था उसके करीब जा अपने धीमे आवाज में बोला, बेवकूफ, अच्छे से तुझे बनाना नहीं आता है। वैसे ये दोनों बच्चे हैं अभी, इसलिए तेरे बेकार झूठ को भी सच समझ लिए। क्या हुआ तू मुझे बाद में बताना। इतना कह वो भी फिर अपने काम में लग गया। कुछ वक्त के बाद शौर्य पंछी के साथ नीचे जैसे ही आया तो दोनों ने देखा मिहिर, विवेक, आर्यन, एलेक्स चारों अपने हाथ को पीछे कर खड़े हैं। तभी शौर्य पंछी के साथ चारों के पास आया तो पहले विवेक क्यूट सा टेडी बियर उसके पास ले जा एक बटन ऑन किया तो बोलने लगा, मेरी प्यारी बहन पंछी, मेरी प्यारी बहन पंछी। क्यूट तरीके से टेडी बोल रहा था तो पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर पंछी ने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया तो विवेक अपने पैर को पीछे कर लिया। तभी मिहिर आगे जा अपने हाथ को आगे कर पंछी की तरफ बढ़ा दिया। जब पंछी ने कोलाज फोटो फ्रेम देखा तो उसके चेहरे का मुस्कान और बड़ा हो गया। वो मुस्कुराते हुए उसे ले ली। फिर उसने अपने कदम पीछे कर लिया तो आर्यन आगे जा अपने हाथ को आगे किया। उसके हाथ में रेड रोज बुके था। वो बुके देते हुए हमेशा जैसे लड़कियों के साथ फ्लर्टी अंदाज में बोलता था, वैसे भी उसे बोला कि ब्यूटीफुल, दिस इज फॉर यू, यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रेग्रेंट लाइक दिस रोज। ये पहली बार था जब आर्यन उसका तारीफ कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए बुके ले ली। तभी आर्यन उसके करीब जा उसके चिक पर किस कर दिया। जब आर्यन ने शौर्य की पंछी को किस किया तो शौर्य का चेहरा कठोर हो गया। वो अपने भाई को जलन के मारे घूर कर देखा। वही आर्यन किस कर अपने भाई को जलता हुआ मुस्कुरा कर देखा, फिर पीछे हो गया। तभी एलेक्स पंछी के पास जा केक आगे कर बोला, ये केक बनाने का आइडिया मेरा था, पर इस इडियट आर्यन ने केक में ये लिखा है।
लिटिल डेविल देख पंछी और मुस्कुराने लगी। तभी आर्यन बोल पड़ा, तो क्या हुआ, मेरी फ्यूचर भाभी है, मैं कुछ भी बुला सकता हूँ, राइट ब्यूटीफुल। ये सुन पंछी मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ कर दी। तभी शौर्य बोल पड़ा, भाई तू कुछ भी बुला, पर मेरी पंछी को ब्यूटीफुल सिर्फ मैं बुलाऊंगा और दोबारा इसे किस मत करना, ये सिर्फ मेरा हक है। इतना कह पंछी के हाथ से सब ले बोला, केक यही खड़े खड़े कट करवाना या हॉल में चले। ये सुन सभी हॉल में जाने लगे। जब सभी हॉल में आए तो एलेक्स ने केक टेबल पर रख दिया। फिर विवेक उसमें लगे कैंडल को जला दिया। फिर केक के सामने अपने आंखों को बंद कर पंछी मन में ही बोली, देवी मैया आपने मेरा सारा विश पूरा किया है, ये आखिरी विश है आपसे, अब शौर्य ये सब छोड़ सिर्फ मेरा हो जाए। ये विश मान पंछी अपने आंखों को खोल ली। फिर कैंडल को बुझा दी। कैंडल बुझाने के बाद पंछी केक कट की। फिर सबसे पहले शौर्य को खिलाने गई तो शौर्य ने ही उसे खिला दिया। फिर कुछ खाया, उसके बाद पंछी सबको खिलाई, साथ ही सभी पंछी को भी। अभी के लिए पंछी सब कुछ भूलने लगी थी, कल वो क्या देखी थी। फिर सभी साथ नाश्ता करने गए तो पंछी ने देखा सभी उसकी पसंद का डिश है। पंछी को पूरा राजकुमारी वाला फीलिंग आ रहा था। फिर सभी साथ मिल बातें करते हुए डिनर करने लगे। नाश्ता करने के बाद एलेक्स जाने को होता है मिहिर उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, वो उसके साथ चला जाता है। वही आर्यन बहुत दिन से अपने कंपनी को झांका भी नहीं था जाकर, तो वो विवेक के साथ निकल जाता है। अब सिर्फ शौर्य और पंछी बचे थे मेंशन में। शौर्य पंछी को अपने गोद में बैठाया हुआ था। वही पंछी का ध्यान फिर कल रात पर चला गया था। जब शौर्य पंछी को ख्यालों में खोया देखा तो शौर्य समझ गया पंछी अब भी वही सोच रही है। वही दूसरी तरफ मिहिर कार चलाते हुए ही एलेक्स की तरफ घूर कर देखा तो एलेक्स बोल पड़ा, बताता हूँ। इतना कह लंबी सांस भर एलेक्स बोला, मॉम डैड कोलकाता आ गए हैं, और शायद मुस्कान ने सब बता दिया था उन्हें। तो आते ही उन्होंने ईशानी पर हाथ उठाया था, और अभी जब उन्हें पता चला है मुस्कान शौर्य की कैद में है तो उन्होंने कहा है मुस्कान को मैं वहां से आज़ाद करवाऊं, नहीं तो वो ईशानी को हॉस्पिटल से निकलवा देगी। ये सारी बातें सुन मिहिर बोल पड़ा, ईशानी वहां अकेले सेफ नहीं है एलेक्स, मैं सोच रहा हूँ उसके कॉलेज को ट्रांसफ़र करवा दूँ और उसे यही ले आऊँ। मिहिर ने ये सही कहा था, पर एलेक्स उसके बिना रहना नहीं चाहता था। एलेक्स सोचने लगा, वैसे अभी एलेक्स के लिए सिर्फ ईशानी का सिक्योरिटी मैटर करता था। एलेक्स ने फिर कह दिया, ये ठीक है, जब तक उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो जाता तब तक उसका तुम लोग के साथ रहना ही ठीक है। फिर एक बार मैं शादी कर लिया ईशानी से तो फिर मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां मेरी मॉम उसे परेशान करने कभी ना आ सके। ये भी ठीक था। वही दूसरी तरफ शौर्य पंछी को सोफे पर लेटा उसके ऊपर आ उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए उसके आंखों में देख बोला, चिड़िया मुझसे कभी डरना मत, मैं बुरा हूं पर तुम्हारे लिए नहीं। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपने हाथ को उसके गले पर घुमा बोली, शौर्य तुम बुरे हो पर सिर्फ बुरे के लिए, मेरे या किसी अच्छे इंसान के लिए नहीं। पंछी के बातों को सुन शौर्य उसके आंखों में डूब गया। वही पंछी भी उसके आंखों में पूरे तरीके से डूब चुकी थी। तभी शौर्य उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगा। जैसे ही शौर्य पंछी को चूमना शुरू किया था, पंछी की आंखें बंद हो गई थी और उसके हाथ शौर्य की गर्दन पर मजबूत होते हुए वो शौर्य को अपने और करीब किए जा रही थी। तभी शौर्य पंछी को किस करने के बाद रुक गया और उसके चेहरे बंद आंखों को देखने लगा। शौर्य किस करना बंद किया तो पंछी अपने आंखों को खोल शौर्य की तरफ देखते हुए पूछी, रुक क्यों गए, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? पंछी के इस सवाल पर शौर्य उसके आंखों में देखते हुए बोला, लिटिल थिंग तुम इतनी अट्रैक्टिव हो कि तुम्हें खुद दूर जाने देने का कभी दिल ही नहीं करता है, पर एक बार तुम्हारी मम्मा को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ चुका हूँ पर दूसरी बार नहीं तोड़ सकता हूँ। ये बात सुन पंछी झट से पूछी, मम्मा से प्रॉमिस, पर कैसा प्रॉमिस? शौर्य उसे अपने बाहों में भर बोला, उन्हें पता चल गया है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात जान पंछी हैरान थी। वो झट से शौर्य के कान के पास ही चिल्ला पड़ी, क्या? पंछी इतने जोर से चिल्लाई तो शौर्य उससे दूर हो बोला, लिटिल थिंग कान फाड़ना है क्या मेरा? शौर्य की पूरे बात को इग्नोर कर रोंदू सा शकल बना पंछी बोली, शौर्य मम्मा को पता चल गया है, वो क्या सोच रही होंगी, उन्हें हॉट तो नहीं हुआ ना, वो नाराज नहीं थी ना? पंछी बोले पर बोले जा रही थी बिना रुके तो उसे चुप कराने के लिए उसके होंठों के करीब जा अचानक से उसे चूमने लगा। पंछी उसे दूर कर पूछना चाहती थी और अपने सभी सवाल का जवाब लेना चाहती थी, पर शौर्य उसे चूमना बंद ही नहीं कर रहा था। वही पंछी अब भी उसे खुद से दूर कर रही थी तो शौर्य उसके हाथ को पकड़ उसके होंठों को और पैशनेटली चूमते हुए उसके हाथ को छोड़ अपने हाथ को उसके टी शर्ट के अंदर के जा अपने हाथ उसके जिस्म में फेरने लगा। तो अब पंछी भी अपने सवाल को भूल चुकी थी। वही दूसरी तरफ मिहिर एलेक्स को एयरपोर्ट छोड़ मेंशन जाने के लिए निकल गया। वही इतने दिन के बाद आर्यन को कंपनी आता देख सभी हैरान थे।
सभी को पता था उसके बॉस कितने आलसी है, पर सभी लड़कियां आर्यन के अट्रैक्टिव लुक पर मरती थी। आर्यन अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो आर्यन अंदर आने को कह दिया। तभी बिल्कुल माया जैसी लड़की, जैसा माया दिया बनकर रहती थी, बिल्कुल वैसी ही लड़की केबिन के अंदर आई तो आर्यन जो टेबल पर रखे क्यूब से खेलते हुए लैपटॉप पर काम कर रहा था, लड़की को देखते ही उसे माया का याद आने लगा। साथ ही उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया था। वो उस क्यूब को जमीन पर फेंक चिल्ला कर बोला, कौन हो तुम? आर्यन के गुस्से को देख लड़की पूरा डर गई थी। दरवाजा खुला था, जिसके कारण विवेक जो आर्यन के पास ही आ रहा था, उसके चिल्लाने का आवाज सुन अपने कदम तेजी से बढ़ा। केबिन के अंदर जा आर्यन से पूछा, क्या हुआ आर्यन? विवेक के इस सवाल पर आर्यन गुस्से में ही बोला, उसे बाहर निकालो, मुझे ये लड़की इस कंपनी में नहीं चाहिए। लड़की को तो समझ ही नहीं आ रहा था उसने किया क्या है, पर विवेक उसे देख कहीं ना कहीं समझ गया था। वो लड़की की तरफ देख प्यार से उसे कहता है, तुम बाहर जाओ। ये सुन लड़की झट से बाहर चली जाती है। वही लड़की के जाते ही विवेक केबिन का दरवाजा लॉक कर आर्यन के पास चला जाता है।